हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीजीपीएससी मेंस को देखते हुए विशेष करके पेपर 6 सॉल्व पेपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। चर्चा मेरा करने का उद्देश्य नहीं है, मेरे को बताना है कि वास्तव में आपको लिखे कैसे जिसमें मेरे को अच्छा अंक प्राप्त किया जा सके। इसलिए मैंने इस पेपर को उठाया है, जो पेपर 6 को। तो हम लोग 6 को बनाने की कोशिश करेंगे। जो 30 शब्द, यहाँ पर 30 शब्द है, 30 शब्दों में लिखना है और अंक 2 है। तो आपको जो 30 शब्द में उतना ही लिखना है जितना क्वेश्चन पूछा गया। इससे आपका टाइम बचेगा। इससे पहले तो आपको टाइम बच जाएगा, जिससे आप ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि इतना रखेंगे कि 2 अंक है तो बहुत अच्छा भी लिखोगे और कुछ ज्यादा भी लिख दोगे तो आपको 2 से 3 तो मिलने वाला नहीं। इसलिए उतना ही लिखिए जितना आपसे पूछा गया है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, दर्शन का क्या अर्थ है? उत्तर, दर्शन दृष्ट धातु से बना है जिसका अर्थ है देखना। अर्थात दर्शन वह विधा है जिसके द्वारा जगत के परम तत्व का साक्षात्कार किया जाता है। बस स्याद बात से आप क्या समझते हैं? तो जैन मतानुसार वस्तु के अनेक गुण होते हैं, अतः मनुष्य का ज्ञान नय, पूर्ण एवं आंशिक होता है। इसलिए प्रत्येक नय के पूर्व स्यात् शब्द का प्रयोग उचित है। स्यात् शब्द के कारण ही से स्याद बात कहा गया है। इन लोग जो अपने जो वस्तु है उसके गुण को नय के नाम से जाना जाता है, इन लोग नय कहते हैं। ये जैन दर्शन का स्यादवाद है। बोला जाए तो जैन दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत है। ये क्वेश्चंस आपके सामने आएगा कि सत्कारवाद, सत्कारवाद से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चंस यहां पर है कि सत्कारवाद क्या है। तो सत्कारवाद के अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व उपादान कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। कार्य और कारण में केवल आकार का भेद है। जैसे घड़ा रूपी कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व मिट्टी रूपी कारण में विद्यमान होता है। बस लिखना आपको इतना ही है। जैसे मैं थोड़ा समझा देता हूं। यहाँ पर अगर मिट्टी है, अब मिट्टी में है और यहाँ पर एक घड़ा है, तो मिट्टी और घड़ा का जो रूप है, घड़ा, अब देखो मिट्टी से ही तो घड़ा बनता है ना। मतलब ये जो व्यक्त रूप है, जो घड़ा है वो व्यक्त रूप है और मिट्टी अव्यक्त रूप से। तो जो घड़ा है मिट्टी में किस रूप से विद्यमान था? अव्यक्त रूप से विद्यमान था। और व्यक्त रूप में वो घड़ा रूप में यहाँ पर आपके पास हाजिर हो जाता है। बस यही तो कार्य कारण सिद्धांत, यही तो सत्कारवाद है। क्वेश्चन है, अनेकांतवाद से आप क्या समझते हैं? अनेकांतवाद किया जाए तो अनेकांतवाद जैन दर्शन के अनुसार विश्व में अनेक भौतिक पदार्थ, भौतिक पदगल, माने इन लोग भौतिक पदार्थ को क्या बोलते हैं? पदगल कहते हैं। वह असंख्य जीव है। इनमें प्रत्येक में अनेक धर्म है। कुछ धर्म नित्य है और कुछ धर्म अनित्य है। इस प्रकार किसी जीव या पदगल में नित्यता व अनित्यता, एकता व अनेकता एक साथ रहते हैं। जैन दर्शन के यही मत अनेकांतवाद कहलाता है। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूं। माने ये अनेकांतवाद क्या कहता है कि जो आपके दृष्टिकोण से जो सही है वो दूसरे के दृष्टिकोण से गलत भी हो सकता है, और गलत वाला भी सही है और आप भी सही है। जैसे मैं सिंपल से करूं, यहाँ पर मैं 6 लिखूं, तो अगर आप इस साइड खड़े हो तो आपको ये 9 दिख रहा है, और यहाँ पर मैं खड़ा हूं तो मुझे ये 6 दिख रहा है। यहाँ पर मैं भी सही हूं और आप भी सही है। माने इसी को कहा जाता है, एक ही चीज में नित्यता और अनित्यता, सही और गलत दोनों विद्यमान रहते हैं। इसी को जैन धर्म में अनेकांतवाद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन था, यम कितने प्रकार के होते हैं? देखो छोटा सा जो जितना है भाई इतना बस लिखो। यम 5 प्रकार के होते हैं, अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अहिंसा को वो करने के वर्णन करने की कोशिश मत कीजिए, जितना पूछा है उतना ही लिखिए। क्वेश्चंस आपके सामने था, साधन चतुष्ट को बताइए। वेदांत दर्शन के अध्ययन में प्रवेश के लिए साधन चतुष्ट की आवश्यकता होती है। मनुष्य के अंदर 4 योग्यता होनी अति आवश्यक है: विवेक, वैराग, सम, दमादि 6 सद्गुण, अर्थात द 6 हेल्थी क्वालिटीज होनी चाहिए। और मुमुक्षुत्व, मुमुक्षुत्व माने मोक्ष की प्राप्ति का जो आपका लक्ष्य है। तो ये 4 को कहा गया साधन चतुष्टय। बौद्ध दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत क्या है? तो बौद्ध दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत क्या बोलते हैं? प्रतीत समुपपाद के नाम से जानते हैं। तो प्रतीत समुपपाद बौद्ध धर्म का कार्य कारण सिद्धांत है। प्रतीत समुपपाद के अनुसार प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। इसी आधार पर बुद्ध ने दुख के कारण को द्वादश निदान द्वारा समझाया है। क्वेश्चन आपका है, प्रत्याहार किसे कहते हैं? उत्तर का, प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाना तथा उन्हें बस में रखना।
इंद्रियां स्वभावतः अपने विषयों की ओर आसक्त होती है। विषयों की आसक्ति योग में बाधक है। प्रत्याहार से इंद्रियां वश में आ जाती है। माने कुल मिला के बस इतना ही लिखना है, जो हमारा इंद्रियां जो विषय की ओर, भोग वासना की ओर गतिमान है, उसको क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है, यही प्रत्याहार होता है। भाग 2 में आपको समासशास्त्र से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें वो भी 2-2 नंबर के होंगे। तो समासशास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। यह तो आप लिख सकते हो मैकाइवर पेज के अनुसार डायरेक्ट, या तो थोड़ा सा लिख दो यार। समाजशास्त्र समाज का शास्त्र है, इसको तरह सामान्य सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। एक छोटा सा परिभाषा देना अच्छा होगा, चाहे बोर्ड का लिख दो, समाज समाज का विज्ञान है, चाहे मैकाइवर पेज का सुंदर सा परिभाषा लिखो, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में, संबंधों की इसी जाल को हम समाज कहते हैं। प्राथमिक समूह की विशेषता लिखिए। अब यहां पर मैं समझा रहा हूं कि सीधा सीधा अब 2 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट विशेषता लिखो। अब ये नहीं लिखना है कि इसमें निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है, वो शब्द खा जाता है। डायरेक्ट लिख लो यार। पहला, व्यक्तियों का गुणों का विकास होता है, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्राप्त होती है, मनोरंजन प्रदान करता है, सामाजिक प्रतिमान के पालन एवं नियंत्रण में योगदान देता है और व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। इस प्रकार आप लिख सकते हो। क्वेश्चन है, संघर्ष को परिभाषित कीजिए। ये दो नंबर के क्वेश्चन है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग या हिंसा की धमकी द्वारा दूसरों की इच्छाओं को दबाना या बाधा उपस्थित करना ही संघर्ष है। ये भी पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त है जितना मैंने लिखा यहाँ पर कि जो संघर्ष में हमेशा हिंसा और धमकी का प्रयोग होता है। बाधा एक परिभाषा दे सको तो अच्छी बात है। एडब्ल्यू ग्रीन के अनुसार संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा के विरोध, प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने का विचारपूर्वक प्रयत्न को कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख प्रतिमान लिखिए। अब देखो 2 नंबर में पूछा सामाजिक प्रतिमान। प्रतिमान तो जो मैकाइवर पेज ने 3 प्रतिमान बोला था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। मैंने भी कोशिश किया, यद्यपि बहुत बड़ा है, उसको छोटा करना बड़ा आसान नहीं है। बस इतना जरूर लिखोगे मैकाइवर पेज के अनुसार, क्योंकि जो सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान किसने दिए, मैकाइवर पेज ने। प्रथम प्रतिमान एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, जैसे आविष्कार से उत्पन्न परिवर्तन। अगर आपको लगता है कि ज्यादा बड़ा हो जाए तो इसको काट सकते हो, आविष्कार से उत्पन्न परिवर्तन ना। द्वितीय प्रतिमान परिवर्तन की प्रकृति ऊपर नीचे जाने की होती है, जैसे जनसंख्या क्षेत्र में। और तृतीय प्रतिमान परिवर्तन जल्दी जल्दी होता है, जैसे फैशन। मैंने भी कोशिश किया है कि लगभग 30 शब्दों में ये आ जाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। अर्जित स्थिति से आप क्या समझते हैं? यह 2 स्थिति होती है, एक प्रदत्त एक अर्जित। जो आपको फोकट में मिलती है, फ्री फंड में मिलती है, नातेदारी से मिलती है, वो क्या कहलाती है? वो प्रदत्त होती है। और जो आप अपने कार्य के अनुसार करते हैं वो अर्जित होती है। तो अर्जित स्थिति वह होती है जिसे मनुष्य अपने बलबूते प्राप्त करता है, जैसे सरकारी नौकरी, शिक्षा, व्यवसाय आदि आदि। हो गया 2 नंबर का। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य बताइए। तो यस, डायरेक्ट मैं इसको उद्देश्य करके सीधा अब इसमें तो वो खा जाता, लाइन खा जाएगा। सामाजिक अनुसंधान निम्न उद्देश्य है, तो यार पहले ही 10 लाइन 4-5 लाइन ऐसे ही खा गया, और वास्तव में आपके पास 30 शब्द होते हैं, तो 4-5 लाइन खा जाता है। इसलिए ज्यादा बेटर होगा डायरेक्ट लिख दो यार। पहला, सामाजिक वास्तविकता के बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करता है, सिद्धांतों का विकास करना और विस्तार करना, विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना और प्रचलित तथा वर्तमान सिद्धांतों पुनर्परीक्षा करना। अब देखो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे लाइन भर लिखोगे तो क्या होगा, उतना लाइन बचेगा नहीं, ये भाग, इस साइड का भाग छूट जाता है। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि इस प्रकार 1 2 3 4 आप लिखिए। भाग 3 में आपको छत्तीसगढ़ से पूछा जाएगा 2-2 नंबर का। जनजाति समाज की 4 विशेषता लिखिए, डायरेक्ट लिखो। जनजाति समाज की अपनी एक विशेष संस्कृति होती है। जनजाति समाज एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। प्रत्येक जनजाति का अपना एक गोत्र होता है और प्रत्येक जनजाति में अपनी एक भाषा बोली होती है। पंचशील सिद्धांत क्या, इसका प्रतिपादन किसने किया? वैसे पंचशील सिद्धांत चीन और भारत के बीच का वो था, समझौता था, लेकिन इसको हम आदिवासी समाजों में भी यही देखते हैं। वही जो सिद्धांत है उसी को आदिवासी समाज में भी लाया गया था पंडित नेहरू के द्वारा, है ना। वहां पर तो श्री नेहरू द्वारा पंचशील के 5 सिद्धांत ही मान्य किए गए। इसमें कहा गया, एक दूसरे के प्रभु सत्ता, स्वतंत्रता, अनाक्रमण, समानता, परस्पर हित और एक दूसरे के द्वारा भीतरी मामलों में हस्तक्षेप नीति ही मैत्री और सहयोग संबंध का आधार रहेगी। ये कहा गया था पंचशील सिद्धांत के आधार पर। क्वेश्चन था, गोत्र को परिभाषित कीजिए। बस छोटा सा लिखो। गोत्र मोटे तौर पर उन लोगों के समूह को कहते हैं जिनका वंश एक मूल पुरुष
पूर्वज से अटूट क्रम से जुड़ा है। गोत्र कुल या वंश की संज्ञा है जो उसके किसी मूल पुरुष के अनुसार होती है। जो अपने आप को वो मूल पुरुष को मानते हैं, आदिवासियों में विशेष करके गोत्र रहता है, ये फला एक गोत्र दूसरे गोत्र से शादी ब्याह भी नहीं करते। घड़वा कला क्या है? ये मोम क्षय विधि बोलते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। धातु, पीतल, कांसा और मोम को ढालकर विभिन्न वस्तुओं आकृतियों को गढ़ने को घड़वा कला कहते हैं। छत्तीसगढ़ में पर्याप्त रूप से प्रचलित रही है। बस्तर की घड़वा जाति का नाम ही इस व्यवसाय का घड़वा है। आप इतना भी लिखो पर्याप्त है, जो घड़वा शिल्प कला में प्रसिद्ध है। अब मत लिखो। टायलर द्वारा प्रतिपादित धर्म की परिभाषा दीजिए। देखिए यहाँ पर टायलर की परिभाषा पूछ रहा है तो आपको ज्यादा लिखना है। टायलर क्या कहता है? धर्म, आध्यात्मिक शक्ति, विश्वास है। भाई इतनी के इतनी परिभाषा तो इतने ही ना दोगे। अब लंबा चौड़ा मत लिखना, छूटे तो छूटे और पूरा नंबर मिलेगा आपको। टायलर के अनुसार धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर क्या है? विश्वास है। कर्म, कर्मा त्योहार का महत्व प्रकाश डालिए। तो भाई कर्मा नृत्य गीत का इनका विशेष महत्व है। इस पर्व का मूल भावना को कालांतर में कर्म एवं भाग्य से जोड़कर इसका एक दूसरे से पहलू सामने लाया गया है। कर्म नृत्य गीत कर्म का परिचय का जो हमें कर्म संदेश देता है। मतलब एक महत्व इसका जो है कि हमको कर्म करने को क्या करता है? प्रेरित करता है। बस्तर जिले की इन्हीं दो प्राकृतिक जलप्रपात का नाम लिखिए। देखो दो प्राकृतिक जलप्रपात का नाम, तो आप अगर चित्रकूट, जगदलपुर, बस्तर और तीरथगढ़ जलप्रपात लिख देते तो भी आपको नंबर मिलेगा। दो में मिलना। अगर फिर मैं भी लिख देता हूँ चित्रकूट जो है जगदलपुर बस्तर इंद्रावती नदी पर और दूसरा तीरथगढ़ जगदलपुर बस्तर मुनगा बहार नदी पर, तो पूरा पूरा बाध्य है मुझे नंबर देने के लिए। टोटम क्या है? तो टोटम आप लिखें गणचिन्ह या टोटम प्रथा किसी समाज के उस विश्वास को कहते हैं जिससे मनुष्यों का किसी जानवर, वृक्ष, पौधे या अन्य आत्मा से संबंध माना जाता है, जिसका मतलब भाई बहन रिश्तेदार होते हैं। इसको गण चिन्ह कहा जाता है। कोई जानवर हो सकता है, कोई पौधा हो सकता है, कोई भी टोटम का विषय हो सकता है। अब आपके सामने जो आएंगे खंड 2, इसमें उत्तर की शब्द सीमा 60 और 4, माने इसमें 60 शब्दों में लिखना है और अंक आपको 4 मिलेंगे। क्वेश्चन था जैन दर्शन के पंच महावृत को समझाइए। तो इसमें आप लिख सकते हैं। इसमें आप लाइन बार लिखने से काम नहीं चलेगा। अहिंसा, सत्य, असत्य, परमचर्य, एक एक लाइन लिखना पड़ेगा। तो जैन दर्शन में त्रिरत्न के अंतर्गत मोक्ष के लिए पंच महाव्रत का उल्लेख है। यह पंच महाव्रत है अहिंसा, हिंसा का परित्याग, जीव प्रति प्रेम भाव, सत्य असत्य का परित्याग, प्रिय और हितकर वचन, आस्ते चोरी निषेध, ब्रह्मचर्य, लौकिक पारलौकिक सभी वासनाओं का त्याग और अपरिग्रह सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति का त्याग। इस पर सत्ता सिद्धि हेतु सत्ता मूलक तर्क की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन था संत एंसेल्म ने ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए सत्ता मूलक तर्क दिया। संत एंसेल्म ने इसके लिए ईश्वर के विचार तथा मन में स्थापित प्रत्यय को आधार बनाया। संत एंसेल्म का विचार था कि हमारे मन में ईश्वर का एक विचार के रूप में विद्यमान है। किसी वस्तु का बुद्धि में विचार होना एक बात है और उसकी सत्ता होना दूसरी बात है। लेकिन हमारी बुद्धि में पूर्ण ईश्वर की सत्ता का विचार है, क्योंकि यदि हम इस विचार के रूप में मौजूद रहते हैं तो हम किसी ऐसी चीज की कल्पना कर सकते हैं जो ईश्वर से अधिक पूर्ण हो, लेकिन हम किसी ऐसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते जो ईश्वर से अधिक महान और पूर्ण हो। इसलिए ईश्वर का अस्तित्व है। देखो एक चीज इसको समझाने की बात करता हूँ। जो संत एंसेल्म थे, ये वास्तव में एक चर्च के पादरी हुआ करते थे। संत एंसेल्म की बात किया जाए तो ये जो चर्च होता था, चर्च के पादरी होते थे। और इनका कथन है कि आपके मन में अगर ईश्वर के लिए विचार आया, आपके मन में अगर ईश्वर के लिए विचार आया, इसका मतलब उसका अस्तित्व है। बोलिए ना, आप उसी चीज का तो विचार करते हैं ना जो उसका कोई ना कोई अस्तित्व होता है। बिना अस्तित्व के कैसे कल्पना करोगे? कल्पना भी वही आता है जो आपके विचार में है, जो आपके मन में है। अगर आप ईश्वर की कल्पना भी करते हो, विचार भी करते हो, मतलब उसका अस्तित्व है। इसी के द्वारा इन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की थी कि इस सृष्टि में क्या है? ईश्वर की सत्ता है। दर्शन और धर्म के मत संबंध स्पष्ट कीजिए। इसको बस पॉइंट वाइज लिखिए। ज्यादातर अच्छा मैं देखता हूँ कि आप पॉइंट में लिखते हो तो नंबर अच्छे मिलते हैं। धर्म और दर्शन के बीच अंतर। धर्म में मूल तत्व का प्राय ईश्वर के रूप में वर्णित किया गया, जबकि दर्शन में परम तत्व के रूप में ईश्वर को भिन्न माना है। दर्शन से जुड़ी समस्या सैद्धांतिक होती है, जबकि धर्म से जुड़ी समस्या व्यवहारिक होती है। देखो धर्म से हमारे पास भाई रोजगार नहीं मिल रहा तो हम मंदिर में मत्था टेकते हैं, हमें बहुत दुख है तो मंदिर में मत्था टेकते हैं, बजरंग बली के पास जाते हैं, दुख का संकट मोचन है वहां पर।
ये सब क्या धर्म से जुड़ी होती है। जबकि दर्शन तो सैद्धांतिक है, सिद्धांत बताएगा ईश्वर है या नहीं। दर्शन बौद्धिक चिंतन प्रणाली का महत्व देता है, बुद्धि से वो चिंतन करता, तर्क करता, जबकि धर्म अनुष्ठान क्रियाओं और धार्मिक कर्म कांडों का महत्व देता है। दर्शन का दृष्टिकोण बौद्धिक, तार्किक और तटस्थ है, माने जो है जो तटस्थ रूप से, जबकि धर्म की भावना प्रधान दृष्टिकोण से संचालित होती है। वो धर्म की भावना जो होती है वो वास्तव में हमारा इमोशंस होता है, उसके द्वारा उसका संचालन होने लगता है। अशुभ के प्रकार बताइए यार। जो गलत हो वह अशुभ है, मतलब अशुभ का अर्थ है जो लक्ष्य प्राप्ति में बाधक हो, जो गलत हो। इसे मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया। प्राकृतिक भौतिक अशुभ, इसके अंतर्गत बाढ़, भूकंप, अकाल आदि को रखा गया। नैतिक अशुभ, इसके अंतर्गत क्रोध, स्वार्थ आदि से प्रेरित दुराचरणों को शामिल किया जाता है। सोच अच्छी बात है। एक और हमारे सामने आता है लाइबनिच के चिद अणु, चिदाणु को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, लिखिए। चिदाणु बोलते हैं, चिदाणु माने मोनेट। ये कहते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं विज्ञान में छोटे छोटे अणु, पूरा संसार किससे बना है, छोटे छोटे अणु से बना है। ये भी वही किसी को मोनेट कहता है, कौन, लाइबनिच। लाइबनिच इसी को मोनेट या चिदाणु कहता है। ये इसको 5 भागों में बांटता है, बस उसी को लिख देना। मोनेट के विकास के आधार पर इनके 5 श्रेणियां। अचेतन चिदाणु, इसमें निर्जीव जगत शामिल है, इसमें मोनेट का लगभग विकास नहीं होता, जैसे ईंट, पत्थर, पहाड़, ये सब में ये पाए जाते हैं। अचेतन चिदाणु, इसमें चेतना बहुत ही कम होती है, जैसे वनस्पति जगत, चेतना तो होती है इसके चिदाणु, इसके चिदाणु में, लेकिन थोड़ा सा कम होती है। चेतन चिदाणु, इसमें मानव को छोड़कर संपूर्ण प्राणी जगत शामिल, बंदर है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, इनके चेतन चिदाणु ये भी कोशिकाओं से मिलकर बने, चिदाणुओं से मिलकर बने होते हैं। स्वचेतन चिदाणु ये उच्चतर श्रेणी के चिदाणु है, इसमें मनुष्य वर्गों को उन्होंने रखा। और लास्ट में रख दिया चिदाणुओं का चिदाणु, अर्थात इसमें ईश्वर का चिदाणु शामिल है। यह चेतना सर्वाधिक विकसित प्रकार की होती है। इस प्रकार लाइबनिटिस ने 5 भागों में चिदाणुओं को बांटा है। भाग 2 से हम देखते हैं, ये आपका जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 4 अंक और समाज शास्त्र पूछा जाएगा। परिवार एक सामाजिक समूह, स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक परिवार में माता पिता, उनके बच्चे होते हैं और इन सभी में अंतःक्रियात्मक संबंध पाए जाते हैं, अर्थात पति पत्नी का संबंध, माँ बच्चे का संबंध, पिता और बच्चे का संबंध, भाई भाई का संबंध, भाई बहनों का संबंध आदि आदि। इन सभी संबंधों से मिलकर ही एक परिवार का संगठन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परिवार एक सामाजिक समूह जिसमें सब मिलकर काम करते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण के प्रमुख आधार बताइए। वैसे तो बहुत 2 प्रकार के आधार होते हैं, डायरेक्ट मोटा मोटा लिख दीजिए। स्थिरीकरण के सभी आधारों का मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। प्राणी शास्त्रीय आधार, जैसे लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म, शारीरिक, बौद्धिक, कुशलता आधार पर जो बटा होता है सामाजिक स्थिरीकरण। सामाजिक स्थिरीकरण में इस तरह बट जाना, लिंग लड़का लड़की हो जाएगा, आयु बड़ा आयु है, छोटा आयु, प्रजाति के बाद हो जाएगा नॉर्डिक का है या निग्रो प्रजाति, जन्म के आधार पर उच्च जाति का, निम्न जाति का, शारीरिक व बौद्धिक कुशलता, बुद्धिमान है और बुद्धू है, इस प्रकार का होगा। शारीरिक बलशाली और निर्बल है। सामाजिक सांस्कृतिक आधार, जैसे संपत्ति, व्यवसाय, धर्म, राजनीतिक शक्ति होती है। संपत्ति है तो अमीर हो गया, संपत्ति नहीं तो गरीब हो गया। व्यवसाय होगा तो कबाड़ी वाला भी हो गया और नर्सिंग होम चलाने वाला भी हो। धर्म के आधार पर भी भेदभाव होता है। राजनीतिक शक्ति, जिसके पास शक्ति है ऊंचा, जिसके पास शक्ति है नीचा, इस प्रकार हम बांट सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख अभिकरण को स्पष्ट कीजिए। तो सामाजिक नियंत्रण के साधन के अभिकरण, तो परिवार सामाजिकरण प्रमुख भूमिका निभाता है। जनरीतियां प्राकृतिक शक्तियों के समान होती है। लोकाचार रूढ़ियां, लोकाचार उचित एवं अनुचित के भाव निहित होता है। प्रचार, वर्तमान समय प्रचार सामाजिक नियंत्रण प्रमुख साधन। इसके अलावा देखो ज्यादा 60 में आप लिख नहीं सकते, तो मैंने जितना आया उतना लिख दिया। अब मान लो बहुत सारा चीज आपका बच जाता, उसका क्या करें, तो ऐसे लिख दो। इसके अलावा प्रथाएं, जनमत, हास्य व्यंग, दंड एवं पुरस्कार, नेता, कानून आदि के द्वारा भी सामाजिक नियंत्रण किया जाता। हो गया 60 शब्द में हमने सब कुछ भी बता दिया इसमें। अब भाग 3 अपन लेते हैं, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। पर संस्कृतिकरण क्या है? पर संस्कृतिकरण माने ये अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति को आत्मसात, लेकिन पूरी तरह से नहीं करते, कुछ चीजों को उसमें लेते हैं। 2 संस्कृतियां जब लंबे समय तक एक दूसरे से प्रत्यक्ष संपर्क में आती है, तो उनमें से कोई एक दूसरे से या दोनों ही परस्पर दबाव या स्वेच्छा से सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान कर सकती है। संस्कृति हस्तांतरण की इस प्रक्रिया को ही पर संस्कृति ग्रहण के नाम से जाना जाता है। पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया के दौरान एक संस्कृति अपनी सभी मूल तत्वों को नहीं खोती, किंतु उसकी जीवन विधि में परिवर्तन अवश्य आ जाता है। वो सात्वीकरण होता है, जिसमें एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को पूरी तरह से अपना लेती है, उसको बोलते हैं सात्वीकरण।
जोगीमारा गुफा के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो प्राकृतिक सुंदर संपन्न रामगढ़ पर्वत के निचले शिखर पर अवस्थित सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा प्राचीनतम शैल नाट्यशाला के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप जानते हो इसमें सुतनुका नामक डांसर थी। ठीक है, जोगीमारा गुफा में भारतीय भित्ति चित्रों में सबसे प्राचीन नमूने अंकित है। पुरातात्विक दस्तावेजों के रूप में मूर्तियां, शिलालेख एवं ताम्रपत्र का बड़ा महत्व है। हो गया आपका 60। राजिम के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का वर्णन कीजिए। तो पहले ऐतिहासिक दोनों चीज में यहाँ पर ध्यान रखना। एक तो यहाँ पर बोला ऐतिहासिक महत्व और एक तो बोला धार्मिक महत्व, अर्थात मेरे को दोनों को हाईलाइट करना पड़ेगा, ऐतिहासिक भी और धार्मिक भी। तो ऐतिहासिक महत्व, यहाँ के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर भगवान विष्णु प्रतिष्ठित है। यहाँ पर महानदी पैरी और सोनो नदी का संगम होने के कारण यह स्थान छत्तीसगढ़ का त्रिवेणी संगम कहलाता है। संगम के मध्य में कुलेश्वर महादेव के विशाल मंदिर थे। इस स्थान का प्राचीन नाम कमल क्षेत्र। ये ऐतिहासिक रूप से आपका हो गया। इसके अलावा धार्मिक अगर बात किया जाए तो धार्मिक महत्व, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग मानते हैं। संगम में अस्थि विसर्जन और संगम किनारे पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। प्रतिवर्ष यहाँ पर माघ पूर्णिमा को लेकर शिवरात्रि तक विशाल मेला लगता है। ये कौन सा हो गया? धार्मिक हो गया। छत्तीसगढ़ में लोक वाद्यों का वर्णन कीजिए। किन्हीं 4 वाद्य यंत्रों का उदाहरण सहित समझाइए। तो अपन क्या कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वाद्य यंत्र गुदुम है, बाजा है, सींग बाजा है, मांदर है, माढ़ल है, ढोल, नगाड़ा, दफड़ा, महारी, झांझ, मंजीरा, ताशा जिसको टिमकी कहते हैं, करताल, अलगोंजा आदि। आपको जो याद है वहां पर छोटा सा लिख दीजिए। अब 4 पूछा है, 2 भागों में बटा है, मैंने दोनों को आपको हाईलाइट करना है। अब 2-2 नंबर का बढ़ जाता है ये। तो दूसरा होगा पारस्परिक वाद्य यंत्र। गुदुम बाजा, सिंग बाजा है। गुदुम बाजा एक लोहे का कढ़ाई नुमा आकार का होता है जिसके ऊपर चमड़े का परत चढ़ा होता है। मांदर, मांदर छत्तीसगढ़ पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसमें मिट्टी 3 फीट लंबा गोला 1 फीट गोलाकार खोल होता है जिसके ऊपर चमड़ा मढ़ा जाता है। अलगोंजा बांस का बना बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र। और तंबूरा, तंबूरा में एक तंतु यंत्र है जिसमें घोड़े की पूंछ के बाल धातु के तार का प्रयोग किया जाता है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहां और किन उद्देश्यों को लेकर हुई थी? तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ रियासत के 24वें राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह तथा रानी पद्मावती देवी द्वारा अपनी राजकुमारी इंदिरा के नाम पर उनके जन्म दिवस 14 अक्टूबर 1956 को की गई। उद्देश्य था यहाँ ललित कलाओं के अंतर्गत गायन, वादन, नृत्य, नाट्य तथा दृश्य कलाओं को विधिवत शिक्षा दी जाती है। जो उद्देश्य भी बताना है मेरे को। और इनके अतिरिक्त हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य विषय पर अध्ययन हेतु उपलब्ध है। अब जो अपने को खंड 3 में जो चलना है वो है उत्तर की शब्द सीमा 100 होगी और अंक होंगे 8। तो जिस प्रकार का क्वेश्चन उस प्रकार का आपको लिखना होगा। बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्ग को संक्षेप में समझाइए, मैंने 8 अंगों को आपको बताना होगा। चतुर्थ आर्य सत्य में बौद्ध धर्म के दुख निरोध के लिए एक मार्ग बताया जिसे हम अष्टांग मार्ग या दुर्ग निरोध मार्ग कहते हैं। जो 8 चरण: सम्यक दृष्टि, वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना; सम्यक संकल्प, अशुभ को त्याग, शुभ को ग्रहण कर करने का संकल्प; सम्यक वाक, प्रिय वचन का प्रयोग, अप्रिय वचन का त्याग; सम्यक कर्मांत, बुरे कर्मों का त्याग तथा अच्छे कर्मों का ग्रहण; सम्यक आजीविका, उचित तरीके से जीविकोपार्जन करना; सम्यक व्यायाम, अशुभ विचारों का त्याग कर शुभ भावों को ग्रहण करना; सम्यक स्मृति, वस्तु के वास्तविक स्वरूप का नित्य स्मरण; और सम्यक समाधि, ध्यान की अवस्था जिसमें दुख का अंत हो जाता है। इसके अलावा लिख सकते हैं प्रथम 7 मार्गों पर चलकर मनुष्य समाधि योग्य होता है और समाधि दुख रहित निर्वाण की अवस्था। इसी मार्ग पर चलकर बुद्ध ने भी निर्वाण प्राप्त किया था। क्वेश्चन था, सांख्य दर्शन किस प्रकार पुरुष की सत्ता को सिद्ध करता, विवेचना कीजिए। याद करना, हमको प्रकृति नहीं लिखना है, पुरुष को ही लिखना है। प्रकृति के बारे में थोड़ा सा नहीं बताना है, केवल बताना पुरुष और प्रकृति से मिलकर ये पूरा सृष्टि की रचना की है। सांख्य कहता है, कपिल मुनि यही मानते हैं। बाकी आपको वर्णन तो आपको किसको करना है? वर्णन पूरा आपको पुरुष का ही करना है। तो हमको लिखना है विश्व में 2 प्रकार की सत्ता दिखाई देती है, चेतन और अचेतन। चेतन सत्ता को सांख्य दर्शन में पुरुष कहा गया तथा उसके स्वरूप की व्याख्या निम्नानुसार की गई है। पुरुष अनेक है, पुरुष स्वतंत्र, पुरुष तत्व रजस तमस से रहित है, वह निष्क्रिय है। पुरुष कार्य कारण श्रृंखला से परे है, वह न तो किसी का कारण है और न ही किसी का कार्य। पुरुष चेतन है, चेतन पुरुष का स्वभाव है। पुरुष ज्ञाता है, पुरुष विवेकी है। पुरुष दिक् और काल से परे है, वह शाश्वत है। पुरुष अनादि और अनंत है। पुरुष की सत्ता स्वयं सिद्ध है, उसका अस्तित्व संशय रहित है। मैंने संदेह नहीं किया जा सकता, वह संसार के अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करती है। यहाँ पर सांख्य दर्शन का पुरुष से अर्थ जो है, हिंदुओं में जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, सांख्य दर्शन में उसी को पुरुष कहा गया है। ठीक है।
और विश्व का निर्माण प्रकृति और पुरुष के द्वारा होता है। प्रकृति ही वह मूल कारण है जिसमें जड़ जगत का विकास हुआ है। माने जो पहाड़, आहाड़, नदी ये प्रकृति की देन है, परंतु बिना पुरुष की प्रकृति अधूरा है, क्योंकि पुरुष और प्रकृति मिलकर ही विश्व की रचना करती है। प्रकृति जहाँ अचेतन है वहीं पुरुष चेतन है, इसलिए पुरुष का होना विश्व के लिए और सृष्टि का निर्माण के लिए आवश्यक है। इस पॉइंट को आपको लिखना होगा, तभी तो आप बता पाओगे। उनका जो क्वेश्चन जब पूछा गया था सिद्ध करने को बोला था ना कि भाई सांख्य दर्शन किस प्रकार पुरुष की सत्ता सिद्ध करता है, विवेचना कीजिए। पुरुष की सत्ता तभी होगी, प्रकृति प्रकृति अकेली है तो कुछ कर ही नहीं पाएगी। 25वां तत्व है पुरुष, 24 टोटल अपने क्या दिए 26 तत्व बताए थे, ठीक है। 25 तत्व 26, यहाँ पर 25 तत्व पुरुष को बोला गया था। तो इस प्रकार आपको याद करना टोटल। डेकार्ट के इस कथन की विवेचना कीजिए, मैं सोचता हूं अतः मैं। डेकार्ट अपने दर्शन का प्रारंभ संदेह से करता है। वो कहता है तब तक किसी चीज पर संदेह करो जब तक आपका क्लियर ना हो जाए, तो संदेह पद्धति करता है। लेकिन इस पर संदेह नहीं किया जा सकता कि मैं हूं। अरे मैं हूं, अगर मैं हूं इसका मतलब मैं सोच रहा हूं, मतलब मैं हूं, इस पर संदेह कैसे किया जा सकता है। वो सुंदर ढंग से उसने समझाया। डेकार्ट अपने दर्शन का प्रारंभ संदेह से करता है। वह संसार के सभी वस्तुओं, मान्यताओं और सिद्धांतों को संदेह की दृष्टि से अवलोकन करते हैं और उस समय तक किसी को सत्य स्वीकार नहीं करते जब तक कि वह बौद्धिक प्रमाणों पर आधारित न हो। उनकी इस व्यापक संदेह प्रक्रिया रूपी खोज में उन्हें सर्वप्रथम इस तथ्य के दर्शन होते हैं कि संदेह का अस्तित्व अवश्य है। संदेह एक प्रकार की चिंतन की प्रक्रिया है, अतः जब संदेह का अस्तित्व है तो चिंतन का अस्तित्व भी अवश्य है, और यदि संदेह अथवा चिंतन का अस्तित्व है तो संदेह अथवा चिंतन करने वाले का भी अस्तित्व है, और चिंतन करना मनुष्य आत्मा का ही दूसरा नाम है। डेकार्ट कहता है कि सोचना हो रहा है और सोचना गुण है आत्मा का, अतः आत्मा का सत्ता असंदिग्ध है। वह अपना असंदिग्ध सत्य प्रस्तुत करते हुए कहते हैं मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। चाहे तो आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। देखो पहले संदेह करो, संदेह किसमें होता है, संदेह कर रहे हो मतलब चिंतन कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो माने चिंतन करने वाला भी होना चाहिए। चिंतन करने वाला नहीं होता कैसे संदेह करोगे भैया, कैसे चिंतन करोगे। और चिंतन करने वाला है मतलब आत्मा है, और आत्मा है मतलब अर्थात मैं जो सोचता हूं इसलिए मैं हूं। इस प्रकार एक फ्लो चार्ट के द्वारा भी आप समझा सकते हो। क्वेश्चन था संस्कृति क्या है, संस्कृति एवं व्यक्तित्व मत अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर बकायदा आपको संस्कृति के लिए 2 अंक मिलेंगे और संस्कृति और व्यक्तित्व मत जो अंतर स्पष्ट करोगे उसके लिए 6 अंक, टोटल 8, मैंने 2 पार्ट में डिवाइड है और दोनों पार्ट को आप लिखना है। तो याद रखना अंक अगर 2 है तो संस्कृति क्या छोटा सा बताओ, या संस्कृति क्या एक परिभाषा, और ज्यादा आपको देना संस्कृति व्यक्तित्व मत संबंध। तो संस्कृति के तात्पर्य एक समाज विशेष के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान अथवा समग्र जीवन विधि को ही संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। टाइलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के नाते प्राप्त करता है। संस्कृति, अब डायरेक्ट आ जाओ संस्कृति और व्यक्तित्व में संबंध, तो आप इसको लिखना संस्कृति और व्यक्तित्व का संबंध 2 रूपों में देखा जा सकता है। संस्कृति व्यक्तित्व का निर्माण करती है और व्यक्ति द्वारा संस्कृति का निर्माण और विकास होता है। तो पहला पॉइंट है संस्कृति व्यक्तित्व का निर्माण करती है। कैसे लिखना है, तो आपको लिखना है संस्कृति ही व्यक्तित्व को विशेष ढंग से व्यवहार करना सिखाती है। जैसे जापानी कानून को मानने वाले होते हैं, भारतीय धर्म भीरू और जर्मन वासी युद्ध प्रिय होते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों की देन है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर जैसी संस्कृति वैसा होता है। हिंदू में होता है तो हम लोग मंदिर जाना सीख जाते हैं, बच्चे लोग हाथ जोड़ना सीख जाते हैं। मुस्लिम घर में पैदा हुआ तो प्रेयर करना सीख जाओगे, अल्लाह बोलना सीख जाओगे। और उसमें जीसस के घर, अगर क्रिश्चियन घर पैदा हुआ तो दूसरे टाइप का आप व्यवहार करोगे। तो व्यक्ति की कुछ विशिष्ट गुण का विकास भी संस्कृति द्वारा होता है, जैसे कष्ट सहने की क्षमता, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना, यौन नैतिकता, आसमान व्यवहार। कष्ट सहने की क्षमता हमारे यहाँ पर देखो ना, बच्चे लोगों को, बच्चे तू बड़ा है यार, तू बड़ा है, हम बड़े लोग, बड़ा पैदा हुआ तो तू बड़ा है, छोटे भाई को खिलौना दे दे, लड़की तू तो लड़की है। इस प्रकार हम लोग उसको संस्कृति, उस कष्ट सहने की क्या कर देते हैं, क्षमता पैदा कर देते हैं। ये भी संस्कृति की देन है। अब आपको लिखना है व्यक्तित्व द्वारा संस्कृति का निर्माण और विकास होता है। जिस प्रकार संस्कृति व्यक्तित्व का निर्माण करती है उसी प्रकार व्यक्तित्व भी संस्कृति के निर्माण में सहायक है। मानव को संस्कृति का निर्माता के रूप में देखा गया। किसी भी संस्कृति का निर्माण स्वतः नहीं होता बल्कि मनुष्य उसका निर्माण करता, अतः व्यक्ति संस्कृति की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। अतः स्पष्ट है संस्कृति व्यक्तित्व में क्या है, अटूट संबंध है। क्वेश्चन यहाँ पर था सामाजिक विज्ञान क्या है, सामाजिक विज्ञान के प्रमुख कारकों की विवेचना कीजिए। वहां पर भी देखो सामाजिक विज्ञान के लिए 2 अंक और सामाजिक विज्ञान के प्रमुख कारक लिखोगे तो 6 अंक, टोटल आपका 8। संतुलित करके चलना। तो सामाजिक विज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत समूह एवं समाज के सदस्यों के पारस्परिक संबंध टूटने लगते हैं और उनके व्यवहारों को नियंत्रित करने वाले आदर्शों एवं सामाजिक नियमों का अभाव शिथिल होने लगता है। एक परिभाषा लिख सको तो अच्छा है। लैंडिस के अनुसार सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था का बंद होना और विश्रृंखला
संकलन उत्पन्न हो जाना सामाजिक विज्ञान है। अब सीधा कारक में आ जाओ तो आर्थिक कारक, औद्योगिक क्रांति, श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच तनाव, गंदी बस्तियों का विकास, दूषित वातावरण, औद्योगिक श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों का नैतिक पतन और उन्हें आपराधिक प्रवृत्ति को भड़काने में योग देता है। सामाजिक कारक, विचारों में परिवर्तन आ रहा, सामाजिक संपर्क, युद्ध एवं बेकारी प्रमुख सामाजिक कारक है जो सामाजिक विघटन की प्रक्रिया को बल प्रदान करते हैं। सामाजिक व्यवहारों पर नए नए प्रतिमान विकसित हो रहे हैं, यह सब कारक सामाजिक विघटन को बढ़ाने में योग देते हैं। राजनीतिक कारक में सत्ता प्राप्ति के लिए प्रतिद्वंदिता कई बार तनाव और संघर्ष का कारण बन जाते हैं। वैधानिक कारक भी कई बार सही न्याय न मिलना तथा न्याय के महंगा और बहुत समय लेने वाला होने के कारण व्यक्ति का कानून पर से विश्वास उठ जाता है। धार्मिक कारण भी है, धार्मिक कट्टरता में अंधविश्वास सामाजिक विघटन के लिए उत्तरदायी होते हैं। भाग 3 है छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी विद्रोह का नाम लिखते हुए किसी एक विद्रोह पर प्रकाश डालिए। तो आपको विद्रोह के लिख देना है छत्तीसगढ़ प्रमुख आदिवासी विद्रोह, हलवा विद्रोह, भोपालपट्टनम का विद्रोह, परलकोट का विद्रोह, तारापुर का विद्रोह, मारिया विद्रोह, लिंगागिरी का विद्रोह जिसको महामुक्ति संग्राम, कोई विद्रोह, मुड़िया विद्रोह, भूमकाल का विद्रोह। और एक जो आपको पसंद हो, उस जो आपको अच्छे से याद हो उसको लिख दो। जैसे भूमकाल विद्रोह वर्ष 1910 में हुआ, नेतृत्व का गुंडा धू, नेता नार के जमींदार थे, ऐसा भी लिखोगे पूरा नंबर मिलेगा। मार्गदर्शक जो एक था बस्तर के राजमाता, पहला बस्तर के राजमाता स्वर्ण कुमार और राजकुमार लाला कलेंद्र सिंह। नारा था बस्तर आदिवासियों का है। शासक उस समय रुद्रदेव देव थे। प्रतीक लाल मिर्च, भाला, तीर बाण, ब्रज की टहनी थी। मुखबिर सोनू मांझी था और दमनकर्ता कैप्टन गियर थे। अंतिम सामना विद्रोहियों अंग्रेजों के बीच अलवार में हुआ और परिणाम असफल रहा, छत्तीसगढ़ नागवंशी शासन के काल में हुआ था। इसमें भी आपको पूरा नंबर मिलते हैं, पॉइंट बाई पॉइंट अगर लिख देते हो लाइन पर सॉरी तो आपको पूरा अंक इसमें मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार उनके उल्लेख कीजिए, किसी एक त्योहार के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। तो त्योहारों का बस नाम लिखिए, हरेली है, रामनवमी, अक्षय तृतीया, नाग पंचमी, हल षष्ठी, कमर छठ है, पोला, हरतालिका, जो आपको त्योहार लिख दीजिए। एक हरेली के बारे में लिख दो, सिंपल जैसा क्वेश्चन था। मनाई जाने वाली तिथि श्रावण मास की अमावस्या के दिन थी। यह छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम पर्व है तथा इस पर्व को गेड़ी पर्व भी कहा जाता है। इस पर्व में किसान फसल की अच्छी उपज और शक्तिशाली बनाने के लिए मानते हैं। हरेली पर्व में किसान अपने सभी कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। विभिन्न प्रकार का रोगों से लड़ने के लिए घर के बाहर नीम के पत्तियों को लगाते हैं। इस पर नारियल फेंक प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख शिल्प कला का स्वरूपों का वर्णन कीजिए। तो छत्तीसगढ़ का शिल्प कला जितना लिख सको, मिट्टी शिल्प राज्य में बस्तर है, मिट्टी शिल्प का अपनी विशेष पहचान रखता है। काष्ठ शिल्प, बस्तर का काष्ठ शिल्प विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के मुड़िया जनजाति का युवा करक घोटुल का श्रृंगार, खंबे, मूर्तियां, देवी झूले, कलात्मक मृतक स्तंभ न, तीर धनुष, कुल्हाड़ी आदि इनके उत्कृष्ट उदाहरण है। बांस शिल्प, कमार जनजाति बांस के कार्य भी विशेष प्रसिद्ध है। पत्थर शिल्प में कलाकार मूलतः झाड़ू बनाने वाले होते हैं। सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, राजनांदगांव में शिल्प देखने को मिलता है। कंघी शिल्प, छत्तीसगढ़ में मुड़िया जनजाति कंघियों के सुंदर अलंकरण के साथ रत्नों का जड़ी और मीनाकारी करने के लिए प्रसिद्ध है। धातु कला, छत्तीसगढ़ में धातु और शिल्प कला में परिवर्तन करने में कार्य बस्तर के घड़वा जाति द्वारा किया जाता है। बस इतना ही लिखो। घड़वा कला भी है, धातुओं का पीतल, कांसक, मोम ढालकर विभिन्न धातुओं का आकृति करने का कार्य किया जाता है। और लोह शिल्प, बस्तर में लोह शिल्प का कार्य लोहार जयंती द्वारा किया जाता है। अब खंड 4 जो आएंगे, उत्तर की सब सीमा 125, जो विशेषकर केवल समाजशास्त्र से पूछा जाता है। इसमें से याद रखना, खंड 4 में समाजशास्त्र क्वेश्चन जो 10 अंकों को होते हैं, इसमें आपको 125 अंक होंगे। 2 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से आपको केवल एक बनाना है। जैसे क्वेश्चन था समाजीकरण के परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रमुख सिद्धांत की विवेचना कीजिए। मैंने समाजीकरण को परिभाषित करेगा 2 अंक और इसके सिद्धांत बताओगे तो 8 अंक। क्या करना है, सबको बताना है। ये समाजीकरण एक प्रक्रिया है, एक माध्यम जिसको द्वारा हाड़मास के प्राणी शास्त्रीय मानव को समाज योग्य बनाया जाता है, समाज का अनुकरण करवाया जाता है। जॉनसन की परिभाषा लिख दो, समाजीकरण एक प्रकार का सीखना जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाती है। सिद्धांत यहाँ पर जैसे कूले का सिद्धांत, मीट का सिद्धांत और फ्राइड का, तीनों को आपको देना होगा। कूले क्या कहता है, सिंपल सी बात बताऊं कि भाई ये समाज एक आईना है और जिस प्रकार समाज में आप देखोगे, अगर समाज बोलता है ये अच्छा आदमी है तो आप अच्छा बन जाओगे, और समाज बोलता है ये बुरा आदमी तो आप बुरा बन जाओगे। मैंने जिस प्रकार हम आईना देखते हैं, आईना मेरे को आज लगता है कि हमें अच्छा दिख रहा हूं तो मैं आपको अच्छा मानूंगा, और मेरे को लगता है बुरा दिख रहा हूं तो अपने आप को बुरा मानूंगा। हीनता और माने ऊंचे वाला भावना आती, बस यही कूले कहता है। अमेरिकन समाजशास्त्री कूले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में अपनी सामाजिकरण सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका सिद्धांत आत्मदर्पण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उनका समाज के संपर्क में आने पर ही व्यक्ति में आत्मा का विकास होता है। समाज व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है, उसमें अपनी छवि देखता है और समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, इस आधार पर वह अपने बारे में अपना धारणा बनाता है। इसी राय के आधार पर उसमें हीनता और श्रेष्ठ भाव पैदा होते हैं। मीट का सिद्धांत भी यही है। मीट आई और मी से समझाया, आई और मी से मीट समाजीकरण संबंधी सिद्धांत अपनी पुस्तक
तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में प्रकट किया। मिड मैं और मुझे, आई और मी, है ना, शब्दों का प्रयोग किया। इसलिए इस सिद्धांत को मैं और मुझे का सिद्धांत कहते हैं। मैं का अर्थ है व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किया गया व्यवहार, तथा मुझे का अर्थ है व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया, जिसे व्यक्ति आंतरिक करता है। और मैं और मुझे में अंतःक्रिया करें स्व का विकास होता है। आप ऐसे समझ लीजिए, मैं एक व्यक्ति से मजाक कर दिया, मैंने यहाँ पर मैं मजाक किया, प्रतिक्रिया क्या है? अगर वो भी हंस दिया तो मैं सोचूंगा मेरा मजाक को अच्छे से लिया जा रहा है, मैं और मजाक करूंगा। लेकिन अगर बुरा मान गया तो मैं फिर सतर्क हो जाऊंगा, यार मुझे मजाक नहीं करना चाहिए। इससे मेरा क्या हो जाएगा? विकास होगा, आत्मा का विकास होगा। ये मीट कहता है। फ्रायड इसी को इट ईगो और सुपर ईगो समझाया। मैंने फ्रायड ने स्व को इट ईगो और सुपर ईगो समझा। इट मानव की मूल प्रवृत्ति होती है, वह पशु प्रवृत्ति के समान होती है। अहम ईगो स्व का चेतना एवं तार्किक पक्ष है, जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूल व्यवहार करने का निर्देश देता है। और सुपर ईगो सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों का सहयोग है, जिसे व्यक्ति ने आत्मसात कर रखा है। फ्रायड के अनुसार इट व सुपर ईगो में पारस्परिक संघर्ष की प्रक्रिया से ही व्यक्ति का समाजीकरण होता। फ्लो चार्ट बनाता व्यक्तित्व इट मूल प्रवृत्ति, ईगो अहम और सुपर ईगो पर अहम से आप समझा सकते हो। फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूं। यहाँ पर ऐसे समझ लेना कि यहाँ पर मान लो एक जलेबी की दुकान में यहाँ पर बहुत सारी जलेबियां रखी हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे जलेबियां रखी है, तो जो ईड होगा, माने जो मनुष्य यहाँ पर एक मनुष्य, चलो यहाँ पर एक बालक खड़ा हुआ है, एक बालक खड़ा हुआ, मनुष्य खड़ा हुआ है। अब मान लो इसका ईड क्या बोलेगा? अरे जलेबी खाने की चीज है, खा जा, माने मूल प्रवृत्ति है, ये बोलेगा। ईगो क्या बोलेगा? नहीं नहीं, ईगो बोलेगा नहीं नहीं, अगर पैसा है तो बेटा खा, और पैसा नहीं है तो मत खा, क्योंकि ये खाने की चीज पैसा से है यहाँ पर चीजों में। हाँ, आप क्या कर सकते? पैसा नहीं है तो एक काम किया जा सकता, कैसे खाया जा सकता है? चोरी करके। जब दुकानदार इस ओर नजर जाए तो चुपचाप चोरी उठा के खा जाए। लेकिन सुपर ईगो तुरंत मना करेगा, नहीं, चोरी करना पाप है, चोरी मत करो, ये गलत है। और इसमें तो आप समाज में व्यक्ति किससे नियंत्रित हो रहा है? अगर चोर उचक्का है तो ज्यादातर ईट से नियंत्रित होते हैं, जो बीच का है वो ईगो से नियंत्रित करते हैं। लेकिन जो समाज के उच्च वर्गीय और अच्छे लोग होते हैं वो विशेषकर सुपर ईगो से नियंत्रित होते हैं। इससे समाज का विकास होता है। डायरेक्ट मैं आपको समझा दिया। एक और क्वेश्चन इसी में था, सामाजिक प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए तथा सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया को विस्तृत व्याख्या कीजिए। मैंने सामाजिक प्रक्रिया को आप समझाओगे तो 2 अंक, और सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया को समझाओगे तो आपको पूरा 8 अंक जाएंगे। इसमें ऐसे ही लिखना होगा कि सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक जीवन में सदैव बनी रहने वाली और साथ ही परस्पर संबंधित घटनाओं का क्रम है, जो विशिष्ट परिणाम और परिवर्तन को जन्म देने के लिए उत्तरदायी है। बिसेंज के अनुसार सामाजिक क्रिया के विभिन्न स्वरूप ही सामाजिक प्रक्रिया कहलाते हैं। और सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया समाज में एकीकरण, संगठन और सहयोग बढ़ाने में योग देती है। और सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया वास्तव में कितने? 3 है। पहला सहयोग, दूसरा व्यवस्थापन, तीसरा सात्मीकरण। तीनों को बताना है। सहयोग सामाजिक अंतःक्रिया के वह स्वरूप है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सामान्य रूप से इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठित रूप से मिलकर प्रयत्न करते हैं। प्रोफेसर डेविस कहते हैं, एक सहयोगी समूह वह है जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है जिसको सभी चाहते हैं। व्यवस्थापन क्या होता है? व्यवस्थापन संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने का क्या होता है? प्रयत्न होता है। इसको हम व्यवस्थापन कहते हैं। बोगार्ड्स के अनुसार व्यवस्थापन मित्रतापूर्ण आदान प्रदान की प्रक्रिया है, जिसमें सहिष्णुता, पंच निर्णय, समझौता के द्वारा चेतन रूप से सामंजस्य किया जाता है। मतलब समझौते का दूसरा नाम ही क्या होता है? व्यवस्थापन। जैसे भारत और पाकिस्तान युद्ध ना होकर के व्यवस्थापन ही तो कर रहे हैं। सात्वीकरण में क्या होता है? सात्वीकरण संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न संस्कृतियां या संस्कृतियों में व्यक्ति या समूह का समान इकाई रूप में मिल जाता है। अगर जैसे मैंने कहा उड़ाव में विशेषकर क्रिश्चियन समाज को अपनाना में ज्यादा प्रवृत्ति है, पूर्णतः अगर क्रिश्चियनाइज हो जा रहे हैं इसका मतलब उसमें सात्वीकरण कर रहे हैं। फीचर के अनुसार सात्वीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसको द्वारा 2 या अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के व्यवहार प्रतिमान को स्वीकार करती है और उन्हें अनुसार आचरण करती है। अब खंड 5 में जो चलेंगे, उत्तर की सीमा 175 होगी। इस खंड में भाग 1 एवं 3 में भाग भर कुल 4 प्रश्न और आर्क रूप में दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को भाग 1 पर 3 से एक एक प्रश्न को उत्तर देना अनिवार्य है। माने 4 प्रश्न होंगे भाग 1, उसमें आपको इसमें भी एक एक देना है और टोटल आपको 15 अंक मिलेंगे। क्वेश्चन था, आचार्य शंकर के अनुसार मोक्ष का संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। तो ये बोलता है शंकराचार्य के अनुसार आत्मा या शरीर के साथ आसक्त हो जाना है बंधन। यहाँ पर आत्मा शरीर में सर्वथा पृथक है, परंतु बंधन कारण आत्मा शरीर के सुख दुख को स्वयं का सुख दुख समझने लगता है। बंधन कारण अभिधा
आत्मा अपने और शरीर से पृथक होने के ज्ञान के अभाव में बंधनग्रस्त हो जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए अभिधा का अंत आवश्यक है। अभिधा का अंत एकमात्र ज्ञान से ही संभव है। ज्ञान की प्राप्ति वेदांत दर्शन के अध्ययन से प्राप्त हो सकती है। इसके लिए साधना की आवश्यकता होती है। साधना को साध्य चतुष्टय निम्नानुसार है, पहले बता चुका साधन चतुष्टय। और नित्यानित्य वस्तु विवेक, मैंने साधन में नित्य और अनित्य वस्तुओं विभेद करने का विवेक होना चाहिए। कौन सा नित्य है, हमेशा रहेगी, कौन सा अनित्य जो नष्ट होने वाली है। देहा भूतत्र भोग विराग, साधक को अलौकिक और पारलौकिक कामनाओं का त्याग करना चाहिए। ठीक है, भोग विलास दूर होना चाहिए। समदमादि साधन संपत्ति, साधक को सम दम श्रद्धा समाधान उपरति और तितिक्षा, इन 6 साधनों को अपनाना चाहिए। मुमुक्षुत्तम, मुमुक्षुत मन मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर। साधक को मोक्ष प्राप्त करने तो संकल्पित होना चाहिए। इन 4 साधनों से युक्त साधक को वेदांत की शिक्षा के लिए एक गुरु के पास उपस्थित होना चाहिए, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति प्राप्त हो गई हो। गुरु के साथ साधक को श्रवण मनन और आसन करना चाहिए। इससे पूर्व संचित संस्कार नष्ट हो जाते हैं, ब्रह्म में अटट विश्वास हो जाता है। इसके पश्चात गुरु साधक को दीक्षा देते हैं। इससे साधक ब्रह्म का साक्षात्कार पाकर ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। इससे ब्रह्म और आत्मा का एकाकार हो जाता है, बंधन का अंत हो जाता है तथा मोक्ष की अनुभूति हो जाती है। जिस प्रकार वर्षा की बूंद समुद्र में मिलकर एक हो जाती, उसी प्रकार मोक्ष की अवस्था में आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती। इसे जीवन मुक्ति कहा जाता है। यही मोक्ष की अवस्था है। यही एक और आपसे पूछा बना सकते हो कि कांट का समीक्षावाद, बुद्धिवाद और अनुभववाद का समन्वय विवेचना कीजिए। मैंने जो कांट साहब ने जो कहा, दोनों को मिलाया था ना, समीक्षावाद, बुद्धिवाद, अनुभववाद। एक को लंगड़ा कहा, एक को अंधा कहा। और वास्तव में जंगल पार करना है तो भाई अंधा और लंगड़ा अगर कोई है, दोनों का साथ चाहिए। यही उन्होंने अनुभववाद कहा है। समीक्षावाद ज्ञान का शास्त्रीय सिद्धांत है, जिसके अनुसार ज्ञान के साधन के रूप में न केवल बुद्धि पर्याप्त है और न ही अनुभव। ज्ञान उत्पत्ति के लिए दोनों का सहयोग आवश्यक, क्योंकि दोनों ही ज्ञान के साधन है। इस प्रकार समीक्षावाद, बुद्धिवाद तथा अनुभववाद दोनों का एकांगिकता को दूर कर दोनों में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा करता है। ज्ञान के लिए दोनों अनिवार्य है। कांट का अनुभववाद तथा बुद्धिवाद दोनों दोषों को गुणों पर प्रकाश डालते हुए दोनों में समन्वय स्थापित किया। उनका अनुसार हमारा ज्ञान इंद्रिय संवेदना और बुद्धि विकल्प दोनों के सम्मिश्रण से बनता है। ज्ञान के लिए इंद्रिय संवेदना रूपी उपादान और बुद्धि विकल्प रूपी स्वरूप देने वाले सांचे की आवश्यकता, तभी ज्ञान यथार्थ निश्चित या सार्वभौम होगा। ये भी सही कहता है भाई, अगर हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो मेरे को इंद्रिय भी चाहिए और क्या होना चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, अगर मान लिया जाए ये मेरा, अब देखो भाई, अपने पास 5 इंद्रिय होती है, ये मेरा मस्तिष्क है और मस्तिष्क में क्या होती है, हमारे 5 इंद्रिय। इसका मतलब है 5 इंद्रियों से हमको क्या प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन मान लो कि 5 इंद्रियों में एक इंद्रिय काम करना बंद कर दे, व्यक्ति अंधा हो जाए, तो आप वस्तु तो नहीं देख पाओगे ना, तो ज्ञान कहां से प्राप्त होगा आपको, बताइए यहाँ पर चीजों। मैंने बुद्धि भी तो चाहिए आपको। अगर मान लो इंद्रिय, एक इंद्रिय खत्म हो गई तो खत्म, और दूसरी बात इंद्रिय है लेकिन बुद्धि ना हो, जैसे पागल हो, जड़ हो, वह अनुभव ही नहीं कर पा रहा, बुद्धि नहीं है वहां पर चीजों में अनुभव करने का, तो कहां से ज्ञान प्राप्त होगा उसको। मूल बुद्धि वाला है, तो दोनों चाहिए। अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करना तो भैया दोनों की आवश्यकता होती है। कांट कहता है, सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस संबंध में कांट का प्रसिद्ध कथन है, इंद्रिय संवेदना के बिना बुद्धि विकल्प शून्य है और बुद्धि विकल्पों के बिना इंद्रिय संवेदना अंधा है। कांट के अनुसार बुद्धिवाद का यह कहना ज्ञान के निर्माण में अनुभव का कोई योगदान नहीं होता, गलत है। यदि इंद्रिय अनुभव की उपेक्षा की जाए तथा ज्ञान में बुद्धि हो ही नहीं सकती, ना ही किसी नए ज्ञान की व्याख्या हो सकती है। किंतु अनुभववाद का यह कहना है कि जन्म के समय बुद्धि स्वच्छ स्लेट के समान होती है, ठीक नहीं है। कांट का कहना है कि ज्ञान के निर्माण में बुद्धि और अनुभव दोनों ही अनिवार्य है, एक के बिना किसी तरह भी काम नहीं चल सकता। अनुभव यदि अंधा है तो बुद्धि लंगड़ी है। जिस तरह किसी जंगल को पार करने के लिए अंधे और लंगड़े दोनों साथ साथ मिलकर चलना जरूरी है, उसी तरह ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए लंगड़ी बुद्धि और अंधा अनुभव का साथ साथ रहना जरूरी है। भाग 3 में अब हमारा एंड होते चला जा रहा है। बहुत मैं समझ रहा हूँ वीडियो देखने में बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत लंबा समय जा रहा है। आप 3 घंटा दोगे, मैं इसे महज आधा घंटा में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के जनजाति में प्रसिद्ध प्रमुख पारंपरिक आभूषणों का वर्णन कीजिए। ये तो आपको बन जाएगा सिंपल सा। छत्तीसगढ़ जनजाति प्रसिद्ध प्रमुख आभूषण, बाल जुड़े या चोटी में लगाने वाले आभूषण पढ़ लेंगे। सिर में लगाते हैं, माथा में जो लगाओगे, नाक में लगाओगे, कान और ढार तेरी सब लिखना होगा, गला में लगाओगे, बाह में लगाओगे। ये सारी चीज तो आप ऐसे ही बता सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो।
प्री के अनुसार रटा होगा, ये आपके लिए सस्ता होगा। कलाई के लिए, उंगली के लिए, कमर के लिए, पैर के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, ये सब आपको लिखना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक विशेषता सौंदर्य के आभूषण में निहित है। उम्र वर्ग और सामाजिक दर्जे और भागीदारी कारक में वर्गीकृत होता। आभूषणों का भेद इसे व्यापक और समृद्ध बनाता है। एक और आर करके क्वेश्चन था, अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी युवाओं को रोजगार के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधान और शासकीय प्रयासों की योजना कीजिए। अब यहाँ पर दो चीज हो गया, एक तो संवैधानिक प्रावधान भी बोलता है रोजगार के लिए बताना है और शासकीय प्रयास भी बताना है, दोनों चीज को आपको हाईलाइट करना होगा। तो अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी युवाओं को रोजगार के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधान जो है, संविधान का अनुच्छेद 46 प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों जिसमें SC ST OBC सब आते हैं, शैक्षणिक और आर्थिक हितों प्रधानता अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाति का विशेष ध्यान रखेगा, उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार का शोषण से संरक्षित करेगा। ऐसे ही शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रावधान है, अनुच्छेद 15(4) में किया गया, जबकि पदों एवं सेवाओं में आरक्षण प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 16(4) में किया गया, 16(4) का और 16(4) खा में किया गया। इसे याद रखना होगा, 16(4), 16(4) का, 16(4) खा, इसमें इसकी व्यवस्था की गई। अगर आप इस प्रकार देते हो तो आप नंबर ज्यादा पाओगे। अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ये हमने क्या बता दिया, संवैधानिक बता दिया। अब शासकीय प्रयासों में, हर शासकीय प्रयासों में चाहे जो भी आप लिखते हो रोजगार संबंधित, सब में अनुसूचित जाति जनजाति शामिल है कि स्पेशल अनुसूचित जाति जनजाति ऐसा तो है ही नहीं, सब में आपको शामिल, तो कुछ भी आप लिख सकते हो कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में परिवार को एक वित्तीय वर्ष में भी छत्तीसगढ़ में 150 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना और स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना, इससे अनुसूचित जनजाति वर्ग भी व्यक्ति भी शामिल है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं के कौशल को निखार कर उन्हें हुनरमंद बनाना और उनके योग्यता अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना जिसने अपने युवाओं को मनपसंद व्यवसाय में प्रशिक्षण पाने के लिए कौशल विकास में कानूनी अधिकार दिया। दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, इसके अंतर्गत ग्रामीण रोजगार युवाओं को प्रशिक्षण आयोजन किया गया। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आजीविका NRLM का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तथा उनके बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना, उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी युवाओं को रोजगार प्रदान करने का कृत संकल्प है। इस प्रकार आपका करीब 37 क्वेश्चंस रहते हैं, 37-38 क्वेश्चंस रहते हैं, उसको ईमानदारी पूर्वक अगर पूरा सॉल्व किया जाए, याद रखना कि आपको औसत अंक ही अगर हम लेके आ जाते पर में अगर 111 112 पूरा आप याद रखेंगे। किसी भी लड़कियों को जो टॉपर भी होता है उसको भी आप सोचोगे कि एक आध क्वेश्चंस जो रहते हैं जिसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और पेपर 4 है, पेपर 4 में अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते और निबंध वाला जो निबंध वाला सेक्शन है उसमें ही अच्छे मार्क्स आप आशा कर सकते हो कि बहुत ज्यादा आपको मिले। माने निबंध वाला भी क्षेत्र में आप क्या कर सकते हो, 130 135 तक मिल सकता है। पेपर 4 में 150 तक लोग खींचते हैं, लेकिन ये जो पेपर होता है इसमें आपको केवल औसत भी अगर लेके आते तो बहुत अच्छा अंक है। अगर मैं 120 अंक पा रहा हूं, अगर मैं 111 110 अंक पा रहा हूं तो भी मैं मान सकता हूं कि अच्छे अंक है। बाकी आपको निबंध और इसमें भी खींचने होंगे, अगर इससे प्लस आप पाते हो तो बहुत अच्छा अंक माना जाएगा। आप लोग मेरा वीडियो देखते हो इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।